मैं बलवंत सिंह यादव, अध्यापक, गांधी इंटर कॉलेज कूबा, मेहनाजपुर, आजमगढ़। ऑनलाइन की कक्षा में इंटरमीडिएट की पाठ्यक्रम हिंदी विषय में जो संस्कृत व्याकरण निर्धारित है उसमें संधि प्रकरण चल रहा है। हमने संधि प्रकरण भाग 1 और भाग 2 आपके सामने पढ़ा दिया है और आपको हमने बताया कि जो संधि है यह वर्णों के मध्य होती है। वर्ण अष्टाध्यायी में पाणिनि ने लिखा है माहेश्वर सूत्र में, जो वर्णमाला के सूत्र कहलाते हैं स्वर और व्यंजन वर्णों को। तो आपने पहले भाग में स्वर संधि को पढ़ा, दूसरे भाग में व्यंजन संधि को पढ़ा। स्वर संधि जिसमें हमने आपको दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप और पर रूप के बारे में बताया। और व्यंजन संधि में हमने आपको भाग 2 में स्तुत्व, ष्टुत्व, अपदांत, जस्त, चर्त्व, अनुस्वार, परस्वर और लत्व संधियों के बारे में जानकारी दी। अब हम आपको संधि प्रकरण भाग 3 में विसर्ग संधि के बारे में बताएंगे। देखिए, हमने शुरू में ही आपसे कहा था कि अत्यंत समीपता के कारण वर्णों में विकार हो जाते हैं। विकार माने परिवर्तन, यहां खराबी मत समझिएगा, परिवर्तन हो जाते हैं और यही परिवर्तन संधि की प्रक्रिया को जन्म देते हैं। तो स्वर और व्यंजन तो माहेश्वर सूत्र में है। संस्कृत में 9 स्वर और 33 व्यंजन का उल्लेख है। स्वर संधियां इन्हीं 9 स्वरों के बीच में रहीं और व्यंजन संधियां जो हमने पढ़ाया 33 व्यंजनों की ही बीच में चलती रहीं। अब जो संधि हम विसर्ग संधि पढ़ाने जा रहे हैं, आप जानते हैं कि विसर्ग न स्वर है न व्यंजन है। हां, अयोगवाह है। 4 अयोगवाह बताए जाते हैं: विसर्ग, अनुस्वार, 2 तो बड़ा ही प्रसिद्ध है। तो इस तरह से आपको अनुस्वार तो मुंह अनुस्वार में मिल गया होगा। अब विसर्ग मिलेगा विसर्ग संधि में। विसर्ग में परिवर्तन होता है जब पूर्व पद में विसर्ग हो उसके अंत में और उत्तर पद के प्रारंभ में स्वर अथवा व्यंजन हो, क्योंकि विसर्ग पहले आ नहीं सकता। विसर्ग हमेशा स्वर पर ही आता है। इस बात को याद रखिएगा। जैसे अनुस्वार हमेशा स्वर पर आता है, वैसे विसर्ग भी स्वर के ही साथ आता है। व्यंजन पर कभी विसर्ग नहीं लग सकता। तो आज हम विसर्ग में जो परिवर्तन होते हैं संधि की प्रक्रिया में, उस विसर्ग संधि को आपको बताएंगे। आइए देखते हैं विसर्ग संधि। परिभाषा दिख रही है आपको। विसर्ग के बाद, शब्द को समझिए, विसर्ग के बाद जब स्वर अथवा व्यंजन आता है, क्योंकि विसर्ग के बाद विसर्ग नहीं आ सकता, इसको हमेशा याद रखिएगा। स्वर के बाद स्वर आया था स्वर संधि में, व्यंजन के बाद व्यंजन आया था व्यंजन संधि में, लेकिन विसर्ग के बाद विसर्ग नहीं आ सकता विसर्ग संधि में। क्यों? क्योंकि विसर्ग पहले नहीं प्रयुक्त होता। विसर्ग हमेशा किसी न किसी स्वर के बाद प्रयुक्त होता है, तो इसलिए पहले नहीं आ सकता। पूर्व पद के प्रारंभ में विसर्ग नहीं आ सकता। हां, पूर्व पद के अंत में अगर कोई विसर्ग है, उत्तर पद के प्रारंभ में विसर्ग नहीं आएगा, कोई स्वर आएगा या व्यंजन आएगा। इसलिए लिखा है विसर्ग के बाद जब स्वर अथवा व्यंजन आता है तो विसर्ग में कुछ परिवर्तन होता है। देखिए, स्वर व्यंजन में नहीं, विसर्ग में कुछ परिवर्तन होता है, जिसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। क्या परिवर्तन होता है आपके पाठ्यक्रम में जो निर्धारित हैं, आइए हम उस पर चलते हैं कि विसर्ग में संधि की प्रक्रिया में कौन कौन सी परिवर्तन होते हैं। विसर्ग किन किन रूपों में आता है, ध्यान दीजिएगा।
या तो विसर्ग का विसर्ग ही रहता है विसर्ग संधि में, या तो विसर्ग का र बन जाता है संधि जब होती है, संधि की प्रक्रिया शुरू होती है, अथवा विसर्ग का स बन जाता है दंत स। और र या स जब बनेगा व्यंजन के रूप में आएगा तो हलंत हो जाता है, क्योंकि व्यंजन हलंत होते हैं। तो या तो विसर्ग का विसर्ग रहेगा, या विसर्ग का स हो जाएगा, या विसर्ग का र हो जाएगा। और उत्तर विधान भी है, लोप भी है, लंबी प्रक्रिया है, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में जो निर्धारित हैं हम उस पर चलते हैं। पहला जो आपको मिलता है विसर्ग का स होना, देखिए विसर्जनीय से स, विसर्ग का स हो जाना। जब विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार में आने वाला कोई वर्ण हो, ध्यान समझिएगा, विसर्ग का स कब होगा? जब विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार में आने वाला कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पे स हो जाता है, दंत स हो जाता है, हलंत हो जाता है। पूर्व पद के अंत में विसर्ग होगा और उसके बाद खर प्रत्याहार में आने वाला कोई वर्ण होगा। खर प्रत्याहार समझ रहे हैं? ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, स, तीनों स, इतने आते हैं खर प्रत्याहार में। तो पूर्व पद के अंत में विसर्ग हो, उत्तर पद के प्रारंभ में खर प्रत्याहार में आने वाला कोई वर्ण हो, तो संधि करते समय विसर्ग के स्थान पे स हो जाता है। हाँ, और भी कोई संधि व्यंजन संधि लगती है तो परिवर्तित हो जाता है, दंत स तालव्य स में भी बदल जाता है संधि की प्रक्रिया में। आइए देखते हैं। हरि धन चलती, उदाहरण देखिए क्या बोल रहा है, हरि धन चलती। तो आप देख रहे हैं प्लस के पहले पूर्व पद है, पद आप समझते हैं ना, सुप्तिगंतम पदम, सुबंत और तिगंत को पद कहते हैं। सु से लेकर सुप तक और तिप से लेकर महिंग तक जो प्रत्यय होते हैं, सु से सुप तक 21 और तिप से लेकर महिंग तक 18 प्रत्यय आते हैं परस्मय पद आत्मनेपदी में। तो ये सब जब लगते हैं प्रातिपदिक में या धातु में तो पद बन जाते हैं। तो यहां पे हमने कहा कि यदि पूर्व पद के अंत में विसर्ग हो, उत्तर पद के प्रारंभ में खर प्रत्याहार में आने वाला कोई वर्ण हो, तो संधि करते समय जो पूर्व पदांत विसर्ग है वह स में बदल जाएगा। देखिए हरि धन चलती, अब विसर्ग स बन जाएगा। स जो बनेगा वह दंत स बनेगा, स बन गया तो व्यंजन बन गया, व्यंजन का मतलब आधा हो गया, तो वह विसर्ग आधा माने दंत स हलंत बन गया। अब हो गया रूप आपका हरिश धन चरती। यहां च आप देख रहे हैं, हरिश चरती जब रूप बनता है तो फिर च्युत्व संधि आ जाती है। च्युत्व संधि ने क्या किया, वो जो विसर्ग का स बना है हलंत माने आधा स बना है दंत्य, वह आधा स इस च के कारण, च वर्ग के कारण वह तालव्य स में बदल जाता है। मैंने च्युत्व संधि पढ़ाया है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। व्यंजन संधि में पहली संधि हमने च्युत्व संधि, जिसका सूत्र था तोश्चुनाश्चु। तो पूर्व पदांत विसर्ग जब स में परिवर्तित होता है दंत स में, तो वह दंत स फिर च वर्ग से जब मेल करता है तो तालव्य स में बदल जाता है। तो रूप क्या बन गया, हरिश चरती हो गया, हरिश चरती। हरिह धन चरती बन गया हरिश चरती। ऐसे हरि धन चंद्र, तो च क्या है, खर प्रत्याहार में आने वाला वर्ण, विसर्ग स में बदलेगा दंत स में, फिर दंत स च वर्ग के कारण तालव्य में बदलेगा तो बन जाता हरिश्चंद्र है। ऐसे दूसरा उदाहरण देखिए, नरह धन चलती। पूर्व पदांत नर के बाद क्या है, पदांत क्या है, विसर्ग। पूर्व पद जो नर है उसका अंत किससे हो रहा है, विसर्ग से। तो पूर्व पदांत जो विसर्ग नर है, उसके बाद देख रहे हैं उत्तर पद का प्रारंभिक च क्या है, खर प्रत्याहार में आने वाला वर्ण है। और संधि का सूत्र बोल रहा है विसर्जनीय से स, कि जब पूर्व पद के अंत में कोई विसर्ग हो, उत्तर पद के प्रारंभ में खर प्रत्याहार में आने वाला कोई भी वर्ण हो, तो संधि की प्रक्रिया में विसर्ग दंत स में बदल जाएगा और दंत स फिर और भी व्यंजन संधि की प्रक्रिया में जैसे च है तो च्युत्व संधि में वह दंत स तालव्य में बदल जाएगा। तो नरह चलती, नरह का विसर्ग स में बदलेगा, फिर च से स मेल करेगा, वह दंत स तालव्य स में बदल जाएगा, हो जाएगा नरस चलती।
व्यंजन में स्तुत्व संधि आप पढ़ लीजिएगा, जो पहला हमने पढ़ाया है। तो विसर्ग स बनेगा, स बनेगा, तालव्य नरस चलति। आइए आगे देखते हैं फिर विसर्ग और किन रूपों में आता है। फिर स का विसर्ग होना, मैंने आपको कहा था विसर्ग के रूप है, रूप बदलता है, विसर्ग रूप बदलता है। देखिए सजुसोरु सूत्र है, खरवसानयो विसर्जनीय। स और सजुस का रू होता है, स और सजुस के स मूर्धन्य स का रू हो जाता है। कैसे आप देखिए, अभी हम बता रहे हैं। नियम लिखा गया कि यदि पूर्व पद के अंत में दंत स हो हलंत, यदि पूर्व पद के अंत में दंत स हलंत हो अथवा सजुष का स मूर्धन्य स हलंत हो, तो उसके स्थान पे क्या हो जाता है, रू हो जाता है। और वही रू का जो ऊ है उसका लोप हो जाता है, तो र बचता है। और फिर उस र के बाद जब खर प्रत्याहार में आने वाला कोई वर्ण होता है तो देखिए र के स्थान पे फिर से विसर्ग हो जाता है। बात समझिए, स दंत स हलंत अथवा सजुष के मूर्धन्य स के स्थान पे रू होता है, सजुसोरु। स और सजुष के स का रू होता है, लेकिन फिर उसके बाद जो रू है उसका ऊ का लोप होता है। ऊ जब लोप हो जाएगा तो बचेगा र हलंत। उस हलंत र के बाद खर प्रत्याहार में आने वाला कोई वर्ण आ जाए तो र का फिर से विसर्ग हो जाता है। देख लीजिए यहां पे रामस धन पठति, रामस देख रहे हैं क्या है, वह राम धनसु है, राम धनसु, वो राम धनसु है। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, विभक्ति परिचय में हमने दिया है। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, प्रातिपदिक को बताने के लिए उसमें प्रथमा लगता है, प्रथमा का प्रत्यय सु लग गया, राम धनसु, फिर सु के उकार का लोप हो गया, बन गया रामस। राम धनसु करेंगे, सु के उकार का लोप हो जाएगा, लंबा सूत्र है, प्रक्रिया लंबी है लोप करने की, लेकिन ऊ का जब लोप होगा तो बच गया रामस। अब उधर रामस है, इधर पठती है। अब देख रहे स जो है वह र में बदल जाएगा, हमने अभी कहा था। वो स किस में बदल गया, वो र में बदल गया। पहले रू बनेगा, रू के बाद फिर र होगा। और जो र है, अभी नियम बोल रहा है कि र के बाद खर प्रत्याहार का वर्ण आने पर रामर हो गया, रामस, रामरु, फिर रामर। प्रक्रिया देखिए, रामस, रामरु, फिर रामर। पहला रूप क्या था, राम धनसु। फिर दूसरा क्या बना, राम धन स बन गया हलंत, रामस। फिर क्या बना, रामरु। फिर ऊ का लोप हो गया, क्या बना, रामर। अब रामर पठती आ गया तो नियम बोल रहा है कि र के बाद खर प्रत्याहार, देखिए खर प्रत्याहार का वर्ण आने पर र का विसर्ग हो जाएगा। खर प्रत्याहार में प आता है, ख फ छ ठ थ च ट त क प आ गया। तो यह पठत का प खर प्रत्याहार में है, इसके आने के कारण क्या होगा, र विसर्ग हो जाएगा। जब र विसर्ग बनेगा तो क्या बन गया, रामः पठति। देखिए रामर धन पठति है, र के बाद खर प्रत्याहार में आने वाला प आ गया। नियम बोल रहा है, ये सूत्र बोल रहा है कि खर प्रत्याहार का वर्ण आ गया, खरवसाने वो विसर्जनीय से देख रहे हैं, खर प्रत्याहार का वर्ण आ गया तो र विसर्ग में बदल गया, क्या बन गया, रामः पठति। तो पहले राम धनसु, फिर ऊ का लोप रामस, फिर स का रू, रू के ऊ का लोप रामर, और र जो है फिर विसर्ग में बदल गया तो क्या बन गया, रामः पठति। आ गया, ये देखते हैं, केवल विसर्गों का परिवर्तन है। हाँ, र का विसर्ग हो गया था। आप ये बात समझिए, र में अ रहेगा तो विसर्ग नहीं होगा, र जब हलंत रहेगा तभी विसर्ग होगा, क्योंकि व्यंजन हलंत होता है। जब स्वर आ जाएगा तो उसका लोप नहीं होगा, तब र का लोप नहीं हो सकता। अब विसर्ग का जब र बना था तो र का देखिए ऊ होता है कैसे, सूत्र बोल रहा है, अतो रोर प्लुताद अप्लुति, और दूसरा है हसिच। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से समझिएगा। विसर्ग का जो र बना था, अभी हमने आपको बताया था विसर्ग र में आ गया था, रामर पठत तक हम आपको ले आए थे। तो जो विसर्ग का र बना था उस र का ऊ हो जाता है। कैसे, यहां देखिए, अतो रोर प्लुताद अप्लुति। अतो देख रहे हो अत है, अत माने
त हलंत्यम से लोप हो जाएगा, केवल अ माने ह्रस्व अ, छोटा आ नहीं। सूत्र बोल रहा है। नियम देखिए, यदि र के पहले जो आधा र है माने हलंत र है, व्यंजन र है, उसके पहले ह्रस्व अ हो, देख रहे हैं अत दिख रहा है, अत माने केवल अ। यदि ह्रस्व ये र के पहले ह्रस्व अ हो और उसके बाद भी अ हो, यह शर्त है कि यदि र के पहले ह्रस्व अ हो और उसके पहले भी बाद में भी अ हो, र के पहले और बाद दोनों में ह्रस्व अ हो, अथवा हस प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, तो र के स्थान पे उ हो जाता है। फिर से सुनिए, यदि आपको हलंत र मिल गया पूर्व पद के अंत में, उसके पहले अ है और र के बाद में भी अ मिल गया, तो जानते हैं क्या होगा, वह र उ में बदल जाएगा। पहली शर्त। दूसरी शर्त, र के पहले अ हो और र के बाद हस प्रत्याहार में आने वाला वर्ण हो, तो भी र उ में बदल जाएगा। और जब उ में बदलेगा तो और भी संधि कार्य होगा। देखिए उदाहरण से हम समझा रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। पहले नियम पढ़ लीजिए, यदि र के पहले ह्रस्व अ हो, उसके बाद भी अ हो, अथवा अ नहीं हो तो क्या हो, हस प्रत्याहार का कोई वर्ण हो। अ नहीं आए तो हस प्रत्याहार का कोई वर्ण हो। हस में ह य व र ल ड़ य म ङ ड़ न, माने ऐसे ही जबरदस्त आप पहुंचेंगे। तो हस प्रत्याहार में आने वाला कोई वर्ण हो तो क्या होगा, र के स्थान पे उ हो जाएगा। देखिए नियम लिखा है। और गुण विधान हो जाएगा। गुण विधान क्या होगा समझा रहे हैं। ये देखिए शिवस है, आप समझिए। मैं वहां ले आया था आपको रामर पठती, वही देखिए शिवस अर्च्य बना और स किस में बदल गया, र में। स र में बदला। अब जब र बदल गया, अब यहां ध्यान दीजिएगा नियम क्या कर रहा है। यदि र के पहले ह्रस्व अ हो, देखिए र देख रहे हैं आधा हलंत, इसके पहले अ है, वह नहीं है, आप ये मत सोचिए वह है नहीं। इस र के पहले अ है, क्योंकि वह में क्या है, वह में अ है। तो इस र के पहले अ है और इस रा के बाद में भी क्या है, अ है। आप नियम पढ़िए, एकदम उदाहरण सटीक है। नियम कह रहा है कि र के पहले अ हो, देखिए र के पहले अ है, वह में अ है, और र के बाद में भी अ है जो बोल रहा है। तब हम क्या करेंगे, इस र के स्थान पे उ हो जाएगा। देखिए शिव र है ना, इस र का उ हो गया, यहां क्या शिव उ हो गया, अर्च्य तो बचा हुआ है। अब जो उ हो गया तो वह में अ है, अ धन उ बराबर ओ, गुण संधि हमने आपको पढ़ाया था, अ धन उ बराबर ओ। देखिए शिव उ, वह में अ है, अ धन उ बराबर क्या हो गया, ओ। देखिए लिखा है कि गुण विधान होता है। अब होगा शिवो धन अर्च्य, देख रहे हैं अर्च्य, शिवो धन अर्च्य। अब फिर एक संधि आ गई, पूर्व रूप संधि हमने आपको पढ़ाया था स्वर संधि में, भाग 1 में। अब देखिए पूर्व रूप क्या होता है। यदि पूर्व पद के अंत में मैंने पढ़ाया था एंग पदांताद, फिर देखिए आ गया, यदि पूर्व पद के अंत में एंग प्रत्याहार में आने वाला कोई वर्ण हो, उत्तर पद के प्रारंभ में ह्रस्व अ हो, तो संधि करते समय उत्तर पद का प्रारंभिक अ अपने पहले वाले का रूप ले लेगा और अ के स्थान पे यश की आकृति बन जाएगी, जिसको अवग्रह कहते हैं। तो देखिए पूर्व पद जो शिवो है, इसमें ओ है, इधर अ है। ओ के कारण अ क्या करेगा, ओ एंग प्रत्याहार में आता है, तो अ क्या करेगा, इसका रूप ले लेगा। पूर्व रूप संधि में आया था, हमने बताया था, तो अ अपनी जगह अवग्रह देखिए बचा हुआ है। यह अ अपना रूप बदल करके पहले वाले का रूप ले लेगा, बस केवल इसके स्थान पे खंडाकार माने यश अवग्रह बन जाएगा। यह केवल बताएगा कि यहां अ था, आप नहीं बनाएंगे, कोई त्रुटि नहीं है। संधि को समझिए, विसर्ग संधि में सबसे महत्वपूर्ण संधि। यदि र हो, र के पहले अ हो, फिर र के बाद भी अ हो, देखिए र के पहले भी अ है, वह में र के बाद भी अ है, तब क्या होगा, र उ बनेगा, और उ बनने के बाद जो पहले अ है इसे उ का मेल होगा, अ धन उ बराबर ओ बनेगा, इधर अर्च्य हो गया। फिर यहां पूर्व रूप संधि आएगी शिवोर्च्य। पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण समझिए, कह रहा है कि र के बाद अ हो अथवा हस प्रत्याहार में आने वाला वर्ण। मैंने एक और उदाहरण दे दिया आपको, हस प्रत्याहार। देखिए लिखा है ना, अथवा हस प्रत्याहार में आने वाला वर्ण। देखिए मनस धन रथ, र जो हस प्रत्याहार में आने वाला वर्ण है, आप पढ़कर देख लीजिएगा। मनस धन रथ, स का र हो गया। नियम बोल रहा है कि र के पहले अ हो, विसर्ग संधि से लोग भागते हैं, मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान समझिए। र के पहले अ हो, न में अ दिखाई दे रहा है आपको,
र के पहले अ हो अथवा र के बाद हस प्रत्याहार में आने वाला वर्ण हो, र के पहले अ हो और र के बाद हस प्रत्याहार में आने वाला वर्ण हो, तब हम क्या करेंगे, इस र का उ हो जाएगा। देखिए र का क्या हो गया, उ हो गया। और जब र का उ हो गया तो पूर्व पद के अंत में जो अ है उ से मेल करेगा, आद गुण से गुण संधि बनेगी, अ धन उ बराबर ओ हो जाएगा। जब अ धन उ बराबर ओ होगा तो न में अ और उ मिलकर ओ बनेगा, तो बन जाएगा मनो, इधर क्या है, रथ। आप जोड़ दिए, क्या बन गया, मनोरथ। बात समझ में आ गई। इसमें सिर्फ ये करना है, अतुरोत प्लुताद अपलुते, और हसी चाहिए कह रहा है कि र के पहले अ हो अथवा र और र के बाद भी अ हो तो र का उ होगा, फिर गुण संधि का विधान होगा, पूर्व रूप संधि भी लग जाएगी नियम के तहत। अथवा अगर बाद में अ नहीं है, हस प्रत्याहार में आने वाला वर्ण है, तब हम क्या करेंगे, इस र का उ बनेगा और फिर वही गुण विधान होगा, ये कह रहा है। अब आगे आइए देखिए अगली, विसर्ग का अगला, विसर्ग के र का लोप होना। अभी तो आपने अतोरोध प्लुताद अप्लुते और हसिच सूत्र से पढ़े, क्या पढ़े कि र के पहले अ हो और र के बाद भी अ हो तो र का उ हो जाएगा, फिर गुण विधान होगा, फिर नियम आएगा, पूर्व रूप भी हो सकता है, तो आपने पढ़ाया। हस प्रत्याहार में आने वाला वो पढ़ा। अब यहां कह रहा है कि र का लोप हो जाएगा, र का उ नहीं होगा, क्या होगा, र का लोप हो जाएगा। सूत्र बोल रहा है कौन सा, रोरी। ये देखिए रोरी, अपने जब आ गए तो एक को लोप कर दिया, र के बाद र आ गया, र ने उसको लोप कर दिया। हां लेकिन लोप होता है तो एक काम करता है, अपने से पहले वाले स्वर को बड़ा कर देता है। देखिए र के बाद अगर र आ जाए, उस संधि में इसमें अंतर समझिएगा, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। उसमें कहा था कि र के पहले अ हो, इसमें भी र के पहले अ आएगा या और कोई स्वर आ सकता है, और उसमें यह कहा था कि र के बाद भी अ हो अथवा हस प्रत्याहार में आने वाला वर्ण हो। और ये क्या कह रहा है, यदि र के बाद र हो तो पूर्व र का लोप हो जाता है, पहले वाले र का लोप हो जाएगा। र के बाद र आएगा तो पहले जो र है उसका लोप हो जाएगा। और फिर कह रहा है कि यदि लुप्त र के पहले ह्रस्व स्वर हो तो उसका दीर्घ हो जाएगा। ह्रस्व है तो दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ है तो दीर्घ तो है ही। देखिए क्या बोल रहा है, जैसे पुनर्धन रमते, उदाहरण समझिए आप, परीक्षा में पूछता था, क्या पूछता है, पुनर्धन रमते। पुनर में आपको र दिखाई दे रहा है, र के पहले न में अ है, लेकिन संधि रोरी सूत्र बोल रहा है कि र के बाद र हो। देखिए उत्तर पद के प्रारंभ में भी र है और पूर्व पद के अंत में भी र है, माने र के बाद र है, तब नियम के तहत उस पहले वाले र का लोप हो जाएगा। और जब र का लोप होगा तो फिर यहां लिख रहा है कि लुप्त माने लोप किए गए र के पहले अगर ह्रस्व स्वर है तो ह्रस्व अ है ना, न में अ है, करा कि यदि लुप्त र के पहले ह्रस्व हो तो र के पहले अ तो है न में, तो उसका क्या होगा, दीर्घ हो जाएगा। तो न में जो अ है उसका दीर्घ क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो रूप क्या बनेगा, पुनर्रमते। फिर से दूसरा उदाहरण देखिए, गौररंभते। ये कह रहा है कि र के बाद र मिल रहा है, गौर र के बाद फिर र, तो उस पहले वाले र का लोप होगा और वो क्या करेगा, अपने पहले वाले स्वर को बढ़ा देगा। तो पहले वाला तो बढ़ा है आओ, तो ज्यों कहते हो रह जाए गौरंभते। आप प्रश्न कर सकते हैं सर इसमें कोई परिवर्तन नहीं, क्यों परिवर्तन होगा भाई, ए ओ आय आओ हमेशा दीर्घ होता है, याद रखो। किसी भी कंपटीशन में ये प्रश्न पूछ देता है कि ए ओ आय आओ की क्या मात्रा होगी, इसकी दीर्घ मात्रा होती है। ए ओ आय आओ कभी ह्रस्व नहीं होता और री कभी दीर्घ नहीं होता। आप दीर्घ संधि पढ़े हैं ना, उसमें री भी आया था, अ ई उ रील री। तो अ ई उ री के तो उदाहरण मिलते हैं, लेकिन री का उदाहरण कभी नहीं मिलता। आपके दिमाग में प्रश्न आता है कि सर री का दीर्घ क्यों नहीं आप कर रहे हैं, कोई टीचर नहीं बताएगा कि री का दीर्घ होता है दीर्घ संधि में, क्योंकि री का दीर्घ रूप होता नहीं। जैसे री का दीर्घ रूप नहीं होता वैसे ए ओ आय का ह्रस्व रूप नहीं होता, इसको याद रखिएगा। तो आओ खुद दीर्घ है तो दीर्घ कहां से होगा। नीचे देखिए, हरिर धन रम्य, एक र के बाद दूसरा र आ गया। आपका रोरी सूत्र बोल रहा है कि र के बाद र हो, देख रहे हैं, र के बाद र हो, और फिर कह रहा है कि तब र का लोप होगा, लेकिन लुप्त र के पहले अगर ह्रस्व हो तो क्या होगा, दीर्घ होगा। हरिरम्य, उस र के बाद र है तो पहले हलंत र का लोप होगा। अब लोप होगा तो फिर क्या होगा, उस र के पहले अगर ह्रस्व हो, देख रहे हैं, ह्रस्व, ह्रस्व क्या है, ई,
हरी, देख रहे हैं र में किसकी मात्रा, छोटी की मात्रा है भाई। अब छोटी की मात्रा है तो र का लोप होगा, लेकिन छोटी की मात्रा क्या हो जाएगी, बड़ी की मात्रा में बदल जाएगी, तो बन गया हरि रम्य। हरि रम्य। एक चीज समझिए, ये बाद वाले र का लोप नहीं करना है, पूर्व पद के अंत का जो र है उसका लोप होगा, वह लुप्त होगा तो अपने पहले वाले स्वर की मात्रा को बढ़ा देगा। आइए देखते हैं आगे। फिर इसके बाद जो हमने आपको पढ़ाया है हमारे समझ में आ रहा है कि आप समझे होंगे, कुछ तो समझ में आया होगा। फिर पूरा विसर्ग संधि को आप ध्यान से देखेंगे। मैंने क्या कहा था, विसर्ग के 3 रूप मिलेंगे। विसर्ग का विसर्ग रह जाना, विसर्ग के स्थान पे दंत स हो जाना हलंत, विसर्ग के स्थान पे र हो जाना। जो दंत स है वह ऊ में बदल जाएगा, रू बन गया, रू के ऊ का लोप होगा, र बना। र ने क्या किया, जब यह र को लुप्त किया तो यह र लुप्त होकर के क्या करता है, अपने पहले वाले स्वर की मात्रा को बढ़ा देता है। जैसे आप पुनर्रमते देखे हैं, र लुप्त हुआ है पूर्व पद के अंत में, प्लस के पहले वाला र लुप्त हुआ है, लेकिन उसने लोप होने से पहले क्या किया, अपने पहले वाले अ स्वर की मात्रा को बढ़ा दिया। न में जो अ है वो ना बन गया, पुनर्रमते। और वैसे नीचे था ह्रस्व, हरि, र में ई ह्रस्व था, वो भी क्या हो गया, दीर्घ हो गया। तो विसर्ग संधि आप समझिए यह अयोगवाह है, यह अयोगवाह है। विसर्ग अयोगवाह के अंतर्गत रखा जाता है। संस्कृत में 9 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं और 4 अयोगवाह हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको जो हमारा संधि प्रकरण रहा, भाग 1, भाग 2 और भाग 3 आपके समझ में आया होगा। आप बार बार अभ्यास करेंगे तब समझ में आएगा। धन्यवाद।